सुन राविहा में सिर हिलाती है और वह किचन में चली जाती है। वहीं वरुण अपनी बहन को जाते हुए देखता रहता है। वहीं अधिराज ऑफिस के केबिन में बैठे आरू की फोटो को एकटक देखे जा रहा था। आरू की फोटो जिसमें वह किसी बच्चों के जैसे पोज बना फोटो क्लिक की थी। यह अधिराज को आरू के फोन में फोटो दिखती है। इसमें वह बहुत क्यूट थी। इस फोटो की कॉपी कर रखा था। वह उसके चेहरे को छूते हुए बोला, तुम्हें कैसे मैं खुद की स्थिति को समझाऊं, मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं, तुम अपने देवल के बिना नहीं रह सकती और मैं भी तुम्हारे बिना। तुम्हें मेरे पास जल्द ही आना होगा। या बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एपिसोड 237। आरू अधिराज की बढ़ती बहस। हर्षवर्धन को पता चला अधिराज की वाइफ कौन। राजावत कारपोरेशन कंपनी में सभी अधिराज के आ जाने के बाद सभी अपने काम में लगे हुए थे। तभी बाहर एक गाड़ी और रुकती है। गाड़ी के रुकते ही उसमें से एक इंसान अपनी कदम बाहर निकालता है। इसके चेहरे पर इस समय मास्क लगा था। बाहर निकलते ही उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड लगते हैं। तो वह इंसान जो कोई और नहीं अथर्व था हाथों के इशारे से मना करता है तो सभी रुक जाते हैं। अधिराज पारस के साथ अपने कदम अंदर रखता है। वह अंदर जाता है, वैसे ही सबकी नजर उस पर टिकी रहती है। अथर्व ने मास्क लगाए हुआ था पर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आंख, उसकी पूरी छवि पूरी अधिराज की कॉपी थी। ये सब देख सभी हैरानी और डर से देखने लगते हैं। अभी कुछ देर पहले ही तो वह अधिराज को अंदर जाते हुए देखे थे। तभी अथर्व रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचता है और उसके पास जाकर बोला, तुम्हारे बॉस का केबिन किधर है। टोटल अधिराज की आवाज ये सुन रिसेप्शनिस्ट कांप जाती है और थोड़ी डरते हुए ना समझ के भाव से देखती है, जैसे कह रही हो कि यह खुद के केबिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। वही रिप्लाई ना मिलने पर अथर्व, जिसको पेशेंस नहीं रहता, वह उसके टेबल पर टैप करते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ पूछा तुमसे। ये सुनते ही वह बाहर से ऊपर के फ्लोर पर इशारा करती है। अथर्व वहां से निकल जाता है और पारस उस लड़की के पास खड़ा होकर अभी भी उसे ही देखे जा रहा था। जैसे ही अथर्व को यह फील होता है उसकी आवाज गूंजती है, लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। ये सुनते ही पारस हड़बड़ा कर उसके पीछे चला जाता है। सभी एक दूसरे को देखते हैं और आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। अथर्व ऊपर फ्लोर पर जाता है जहां पर सीईओ का केबिन लिखा हुआ था। जैसे ही अथर्व केबिन का डोर झटके में खोलता है, अधिराज गुस्से में घुरकर सामने देखा और उसे देख वह थोड़ा नॉर्मल होता है और अपनी सीट पर टिकते हुए बोला, किसी के केबिन में आने से पहले उसे परमिशन लेनी चाहिए। ये सुन अथर्व एक अजीब से स्माइल के साथ उसके सामने चेयर पर बैठता है और वैसे ही पैर पर पैर रखता है जैसे अधिराज पैर रख बैठा हुआ था। ये देख अधिराज आंखें छोटी कर उसे देखा तो अथर्व बोला, आज तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो, अगर मैं यहाँ पर शुरू से रहा होता तो शायद तुम्हारा कंपीटिटर होता। ये सुन अधिराज बोला, तुम अभी से मेरी कंपीटिटर बन सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही अथर्व बोला, मुझे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये बोलते हुए वह उसे देखा तो अधिराज बोला, तो ये सुनते ही अथर्व बोला, मैं अपनी खुद की एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वह अधिराज के सामने रखे बॉल को घुमाने लगता है तो अधिराज उसे थोड़े शक भरी नजरों से देख बोला, किस चीज की। अथर्व के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपनी मास्क उतारते हुए बोला, जैसा तुमने मुझे सजेशन दिया था, बॉक्सिंग प्ले इंस्टीट्यूट में खोलना चाहता हूँ, वह भी हाई लेवल पर। अधिराज देखते हुए बोला, तुम इतने सीधे नहीं हो जो तुम मेरी बातों को इतनी आसानी से मान जाओ। ये सुनते ही पेपर वेट से खेलते हुए अथर्व के हाथ रुक जाते हैं और एक अजीब सी स्माइल के साथ उसे देख बोला, सही कहा, मैं किसी की बात इतनी आसानी से मानूं ये मेरे खून में नहीं है, पर हाँ, मुझे किसी इंसान को इस हद तक बर्बाद करना है जिसके लिए मेरा पहली कड़ी यही होगा। ये सुन अधिराज कुछ पल उसे देखा और सोचा, क्या मैं जो कह रहा हूँ सोच रहा हूँ, तुम उसी इंसान की बात कर रहे हो। ये सुन अथर्व बोला, हाँ, जब बर्बादी का कारण एक इंसान है तो उसे बदला लेने के लिए उसकी बराबरी में खड़ा होना ही पड़ेगा। उसे हर पल नीचे गिराकर जब उसे बर्बाद किया जाए तो जो सुकून मिलेगा वह सुकून एक झटके में बर्बाद करने से नहीं है। ये सुनते ही अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह उसे देख बोला, मान गया कि तुम मेरे भाई हो। ये सुन अथर्व के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और वह उसे देख बोला, और इस लेवल पर पहुंचने के लिए मुझे तुमसे बेटर कोई नहीं मिलेगा। अधिराज उसे देखते हुए अपनी फाइल के पलटते हुए बोला, मैं बिना किसी प्रॉफिट के किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ये सुनते ही अथर्व बोला, और मैं किसी से उधार नहीं लेता। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और अगले ही पल दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। अधिराज बोला, ठीक है, क्या इस बारे में तुमने मिसेज राजावत को बताया। ये सुनते ही अथर्व कुछ चुप होता है और बोला, मिसेज राजावत। वह इतना ही बोला तो अधिराज टोकते हुए बोला, मिसेज राजावत नहीं माँ है वह तुम्हारी। ये सुनते ही अथर्व उसे देखते हुए बोला, क्यों माँ तो वह तुम्हारी भी है, पर तुम भी तो उन्हें मिसेज राजावत कहते हो। ये सुन अधिराज उन्हें देख बोला, मेरे कुछ अपने रीजंस है, बट तुम्हारे लिए वह तुम्हारी माँ है। शायद कहीं ना कहीं वह मुझसे ज्यादा तुम्हारी यादों में और तुम्हारे लिए वह तड़पी है, जो मुझे अब उनके दर्द का कारण समझ आया। मैं हर बार सोचता आखिर वह इतनी परेशान क्यों है, पर अब समझ आया, और जब तुम मिले हो तो तुम उनके पास नहीं हो। ये सुन अथर्व बोला, तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है एक झटके से सबको अपनाना। ये सुनते ही अधिराज बोला, एक झटके से मत मानो, पर उनसे करीबी रखो, क्योंकि वह तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती। एक बार कदम बढ़ा कर देखो, जैसे घर के सभी लोगों ने तुम्हें अपनाया है, वह तुम्हें अपनी ममता से भर देंगी। ये सुन अथर्व बोला, काफी नजदीक से जानते हो तुम।
ये सुनते ही अधिराज बोला, माँ है वह मेरी, मुझसे ज्यादा कोई उन्हें नहीं जानता। ये सुन अर्थ वह मुस्कुराता है और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी बातों पर पूरी तरह से गौर करूंगा, पर मैं तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ। ये सुन अधिराज उसे देखा है तो अथर्व बोला, मैं भी तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, या फिर तुम ये कह सकते हो तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। अधिराज उसे देखा तो अथर्व बोला, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या लवर जो भी हो, क्या नाम है उसका? हाँ रावी, मैं उससे बहुत पहले ही मिल चुका हूँ। ये सुन अभिराज उसे देखने लगता है तो अथर्व बोला, अस्पताल में मिली थी, लंदन में। जब उसने अपनी आंखें खोली थी तो वह सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी, राज। ये सुनते ही अधिराज उसे देखने लगा तो अथर्व बोला, जिस समय वह परेशान थी उसने मुझे राज समझकर गले लगाया था। ये बोल अथर्व अधिराज को पूरा बताता है। ये सुन अधिराज बोला, तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? ये सुनते ही अथर्व बोला, मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर जो लड़की बेहोशी की हालत में भी तुम्हारा नाम पुकार रही थी, इसका मतलब यही है कि वह तुमसे अटैच प्यार या जो भी हो वह बेइंतहा करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सुन अधिराज उसे घूरता है तो अथर्व बोला, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है जो लड़की आज तुम्हारी पत्नी है, तुम उस लड़की के सामने अपने लवर को लाकर तुम यह उम्मीद करो कि तुम्हारी वाइफ समझदारी से पेश आए? आरू छोटी बच्ची है, उसकी उम्र देखी है जो बचपना करती है, पर मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वह प्यार देखा है। तुम्हें पता है रात को तुम जब उस कमरे में नहीं मिले तो वह किसी बच्चों की तरह तुम्हें खोज रही थी। उसे अंधेरे से डर लगता है, उसके बावजूद वह तुम्हें खोजने के लिए निकली। उसे जब मैं देखा तो वह उतनी ही एक्साइटेड होकर मुझे छत पर चलने को बोली थी, पर जब उसने तुम्हें तुम्हारी लवर एक साथ देखकर तुम्हारी एक दूसरे के रिलेशन की बातें सुनी तो उस पर क्या बीती होगी, क्या इसका तुम्हें अंदाजा है? अधिराज चुपचाप उसे देखा तो अथर्व बोला, मैं बस तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि तुम दोनों नाव पर पैर रखोगे और दोनों को ही संभालने की कोशिश करोगे तो दोनों ही नाव डूब सकती है और खुद तुम भी डूबोगे। ये सुन अधिराज उसे देखता ही रह जाता है। तभी अथर्व बोला, और यदि किसी एक नाव को चुनकर उस पर सवार हो गए तो तुम अपने साथ साथ उस नाव को भी बचाओगे, साथ में दूसरे नाव को भी खुद बहने दोगे तो वह नाव भी अपना दिशा खुद ढूंढ लेगा। ये बोलते हुए वह उठकर खड़ा होता है और बोला, शायद तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हो या अच्छी लगी हो, पर मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता था। कुछ दिनों में जितना मैंने आरू को समझा है, मैं बस इतना ही कहूंगा, जितनी दिखने में वह सबके सामने बच्ची और बचपना उसके अंदर भरा है, उससे कहीं ज्यादा कई गुना समझदार और उसके अंदर एक आग है। तुमने जो भी उसके साथ किया हो, जो भी बिहेवियर हुआ हो, अंडस को उसे बहुत हर्ट हुआ है, और यदि उसने ठान लिया तो फिर वह तुम्हें इतनी आसानी से माफ भी नहीं करेगी। यह बोल वह जाने लगता है तो पीछे से अधिराज बोला, वह मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, वह मुझे बेइंतहा प्यार करती है। मेरे एक बार उसके पास जाने से वह मेरी तरफ भागी चली आएगी। यह बोल अधिराज उसे देख मुस्कुरा कर देखता है तो अथर्व हंसते हुए बोला, शायद तुमने अपनी बीवी को अब तक समझा ही नहीं। अधिराज ये बोल वह वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद अथर्व उसकी कई बातों को सोचे जा रहा था। उसकी नजर फिर से आरू के फोटो पर पड़ती है तो वह उसे देखते हुए बोला, मुझे पता है मेरी वाइफी मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती। हाँ, मैंने थोड़े रूड टोन में बोल दिया था, पर फिर भी मैं उसे मनाऊंगा तो वह मेरे पास वापस चली आएगी। यह बोलते हुए आरू के चेहरे को प्यार से चूम लेता है। वही शाम हो जाती है। शाम के समय क्लब में बैठा नीरज शराब पर शराब पिए जा रहा था। जब से उसे वहां से निकाला गया था तब से उसका खून खौले जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे घर से बाहर निकाला गया है, वह भी उस लड़की की वजह से। पिछले 2 दिन से वह यहीं पर बिता रहा था। नफरत और गुस्सा आंखों में लिए बैठा वह आरू को बर्बाद करने का उपाय बनाया जा रहा था। तभी उसके कंधे पर हाथ रख एक इंसान बैठते हुए बोला, शराब का असली मजा लेना हो तो किसी साथी को ढूंढ लेना चाहिए। ये सुन नीरज नशे में चूर अपनी नजरें घुमाता है तो उसके बगल में एक शख्स दिखता है जो कोई और नहीं हर्षवर्धन था। वह उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, दुश्मन कभी अपना सगा नहीं होता है। ये सुनते ही हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, दुश्मन का तो नहीं पता, पर जब हम दोनों के दुश्मन एक जैसे हो तो खेल का असली मजा और दुगुना हो जाता है। ये सुन नीरज उसे देखा तो हर्षवर्धन उसके कंधे पर हाथ रख एक वेटर को एक शराब का बोतल का इशारा करता है और उस बोतल को खोल उसके और अपने गिलास में डालते हुए बोला, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। तुम्हारी माँ राजावत होकर भी तुम्हें वह उत्तराधिकारी नहीं मिला जो तुम्हें भी मिलना चाहिए था, बल्कि तुम्हें एक धोबी के कुत्ते के जैसा ट्रीट किया जाता है। ये सुन नीरज उसे देखने लगता है और शराब को अपने गले के नीचे गटक लेता है और गुस्से में बोला, सही कहा तुमने, मुझे कभी किसी ने वहां पर अपना नहीं समझा। जो देखो बस मुझे बातें सुनाता है, अब तो हूँ छोटी सी लड़की भी मुझे मेरी औकात दिखाती है। उसकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए हर्षवर्धन बोला, कौन सी छोटी सी लड़की? ये सुनते ही नीरज गुस्से में बोला, वही उसे अधिराज की बीवी जो देखने में तो पिद्दी भर की है, पर दिमाग और हाथ और पर मुंह उसके बहुत चलते हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन को वह समय याद आता है जब मंदिर पर उसे आरू ने झुकाया था। ये याद आते ही वह शराब गुस्से में गटक लेता है। वह इस चीज का बदला लेना चाहता था, पर आखिर वह उस तक पहुंच जो नहीं पा रहा था, और पहुंचता भी कैसे? आखिर उस अधिराज की वाइफ है कौन, ये सिर्फ कुछ लोगों को पता था और उन कुछ लोगों में कोई मुंह नहीं खोलने वाला था। पर आज उसके हाथ एक ऐसा प्याला लगा था जिससे वह सारा सच उबालवा सकता था। पर अगले ही पल को खुद को संभालते हुए बोला, तो क्या तुम उसकी बीवी को जानते हो कि वह कौन है? ये सुन नीरज उसे घूरते हुए बोला, तो क्या मैं तुम्हें अंधा दिखता हूँ जो उसी घर में रहकर उसका चेहरा नहीं देखूंगा? ये सुनते ही हर्षवर्धन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह उसे देखते हुए बोला, वैसे है कौन वो? ये सुन नीरज गुस्से में तमतमाते हुए बोला, वो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। वह शराब के नशे में कुछ भी बोले जा रहा था और हर्षवर्धन को अपना जवाब न मिलते देख वह नीरज को गुस्से में देखने लगता है। तभी वह अपने फोन निकालते हैं और फोन को निकाल वह एक मेंबर को फोटो दिखाने लगता है जिसको वह लगभग नहीं जानता था। वह फोटो दिखाता है जिसमें कि कई रिलेटिव की थी। वह पहले घर के फैमिली मेंबर को दिखाते हुए बोला, क्या ये है अधिराज की पत्नी? ये सुन नीरज उसे देखते हुए बोला, पागल है क्या, ये बहन है हमारी।
अगले ही पल बुड़बुड़ाते हुए बोला, साला पागल है इसीलिए अपने गद्दी से हाथ धो बैठा। ये बोल फिर से शराब पीने लगता है। ये सुन हर्षवर्धन अपने गुस्से को दबाता है और वह आरू की फोटो को दिखाते हुए बोला, और यह कौन है? ये सुन नीरज अपनी आंखें बार बार खोल और बंद करते हुए बोला, ये पिद्दी लड़की यही है, इसने मुझे मारा, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सुनते ही हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो जाती है और वह उसे देखते हुए बोला, ये लड़की अभी तुमने कहा कि उसने तुम्हें बाहर निकाला, इसका मतलब क्या यह अधिराज की? वह इतना ही कहता है कि नीरज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, हाँ यही है अधिराज की बीवी, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही हर्षवर्धन ये सुनता है पहले तो वह निःशब्द होता है, अगले ही पर उसके चेहरे पर एक अजीब मक्कारी सी स्माइल आ जाती है और वह खुद से कहता है, मानना पड़ेगा राधिका राजावत, तुम्हारे दिमाग को अपने ही असिस्टेंट की बेटी को घर की बहू बना ली और इसका शक भी किसी को नहीं होने दिया। पर अफसोस मेरे लिए तो जितनी अधिराज की बीवी इंपॉर्टेंट थी उससे कहीं ज्यादा उस असिस्टेंट की बीवी। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। आखिर इतने समय के बाद उसके हाथ में जो एक इक्का जो लगा था। शाम हो जाती है, रात को डिनर कर राजावत हाउस में सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वही आरू डाइनिंग एरिया में इस समय अकेले बैठी हुई थी क्योंकि प्रीता और श्रुति दोनों ने ही पहले ही अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लिया था। अब उन्हें अधिराज से पंगा जो नहीं लेना था। वही प्रियू ने भी वही हाल किया था। आरू की आंखों में अब जाकर आंसू आ जाते हैं। पूरे दिन जो सभी के साथ हंसी मस्ती मजाक किए जा रही थी, अब उसे अपने ही कमरे में जाने के लिए सोचना पड़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, तभी उसे सामने राधिका दिखी। राधिका को देख वह उठकर खड़ी होती है और अपने आंसू को छुपाते हुए राधिका के पास जाकर खड़ी होते हुए बोली, सासू माँ। ये सुनते ही राधिका उसकी तरफ देखती है और किचन में चली जाती है। पानी लेने लगी तो आरू उनके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी राधिका बोली, हाँ बोलो। ये सुनते ही आरू बोली, क्या मुझे गेस्ट रूम की चाबी मिल सकती है? ये सुनते ही राधिका उसे देखते हुए बोली, क्यों, क्या कोई गेस्ट आया है? ये सुनते ही आरू बोली, मुझे एक गेस्ट रूम की चाबी चाहिए। ये सुनते ही राधिका उसकी तरफ देखती है जो अपने आंसू को छुपाए उसे ही देखे जा रही थी। ये देखते ही राधिका अपने हाथों की बोतल को स्लैब पर रखती है और आरू को अपने गले लगा लेती है। उसके ऐसा करते ही आरू के रुके आंसू अब बाहर हो चले थे। राधिका उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, गुस्सा, नफरत, दर्द चाहे किसी के लिए कितनी भी हो, पर जैसा कि तुम्हें तुम्हारी दादी ने समझाया था, अगर गुस्सा और बेरुखी सामने रहकर दिखाया जाता है तो ज्यादा असर करती है, पर अलग अलग रहने से सिर्फ दूरियां बढ़ती है, ना कि वह एहसास। आरू उन्हें देखने लगती है और कुछ पूछती उससे पहले ही राधिका बोली, तुम्हें तुम्हारा दिल जो गवाही करे करो, तुम स्ट्रांग हो, मुझे ये बात पता है और मुझे पता है तुम सब हैंडल कर सकती हो। मैं तुम्हें ऐसे ही अपनी बहू नहीं चुना। ये सुन आरू के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये देख राधिका मुस्कुराती है। आरू राधिका के गाल खींचते हुए बोली, आप स्माइल करते हुए बहुत क्यूट लगते हो। ये सुन राधिका उसे घुरते हुए बोली, अब जाओ। आरू अपने कमरे में चली जाती है। वही राधिका खुद से सोचती है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये बोल अपने कमरे में चली जाती है। आरू अपने कमरे में बिस्तर को ठीक कर रही थी। इन कुछ दिनों में उसकी यह आदत सी हो चली थी। कहाँ आरू जो हर चीज फैलाती थी, पर अधिराज की खुशी के लिए वह छोटे छोटे कामों को करने लगी थी। अधिराज अपने स्टडी रूम से जैसे ही अंदर आता है उसकी नजर आरू पर पड़ी। ये देख उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जाकर आरू को पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। ये होते आरू आंखें बंद कर देती है। अधिराज अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपाते हुए बोला, मुझे पता था तुम मेरे बिना ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकती। ये बोलते हुए उसके गर्दन पर होठ चलाने लगता है। ये देख आरू उसे खुद से दूर करते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। अधिराज उसे देखा तो आरू बोली, कितनी गलतफहमी पाल रखी है ना आपने। अधिराज ना समझी, मैं उसे देखा है तो आरू मुस्कुराते हुए बोली कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये सुन अधिराज आरू को देखते हुए बोला, तुम अभी भी नाराज हो उस बात से? ये सुन आरू फीकी सी स्माइल के साथ बोली, नाराज? मैं भला नाराज क्यों होगी, क्या मुझे सच में नाराज होना चाहिए? ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम बात को सिर्फ बढ़ाने की कोशिश कर रही हो। आरू हंसते हुए उसके पास आते हुए बोली, मैं अगर बात बढ़ाना चाहती तो अब तक पूरे घर में आपके और मेरे बीच की बातों को बांट चुकी होती, पर मैं अभी इस कमरे में हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आपकी इस फैमिली की इज्जत बाहर जाए। एपिसोड 238। आरू को अधिराज रावी की लिविंग रिलेशनशिप का पता चलना, बढ़ती दूरी। अब आगे आरू की बेरुखी देख अधिराज उसे देखता है और उसकी तरफ आते हुए बोला, आरू तुम कहना क्या चाहती हो? आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि जो तुम ऐसी बिहेव कर रही हो? ये सुन आरू उसे देखते हुए बोली, केवल मैं सच बोलूं तो मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी और प्लीज मुझसे आप बात मत करो। ये बोल वह जाने लगती है। अधिराज जिसे पसंद नहीं था कि उसकी बात कोई काटे या उसकी बात का कोई जवाब ना दे, वह उसे बांह से पकड़कर खुद की तरफ झटके से करता है। उसके ऐसा करते ही आरू के मुंह से एक हल्की दर्द भरी चीख निकलती है और वह आंसू भरी आंखों से अधिराज को देखती है। अधिराज उसकी आंखों में आंसू देख उसके बांह पर अपने हाथों की पकड़ धीरे करते हुए बोला, मुझे मेरी बातों का जवाब चाहिए आरू, जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तो मैं से नहीं जा सकती। ये सुनते ही आरू झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आपको मेरी बात का जवाब चाहिए ना, तो ठीक है मैं आपको जवाब दूंगी, पर उससे पहले मेरे सवालों के जवाब चाहिए। ये बोलते हुए वह उसे देखा तो आरू उसकी तरफ कदम बढ़ाकर उसके करीब पहुंच उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं आपके बारे में बचपन से सुनते आई जो भी सुना, मुझे आपसे एक डर हमेशा था, पर आपसे हमारा नसीब जुड़ा। पहले तो मुझे बहुत चीज नहीं पता थी, रिलेशन, एक दूसरे के साथ फिजिकल होना, ये सब चीज मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मुझे आपका अफेयर के बारे में, मुझे आपकी हरकतों के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, पर मैंने उससे भी ऊपर अपने प्यार और अपनी जिम्मेदारी को रखा। मुझे भी आपसे प्यार हुआ और मैं भी आपको खुद के करीब आने से नहीं रोकी। आपने जैसा चाहा मैंने वैसा ही बनने की कोशिश की। आपकी आंखों में खुद के लिए प्यार और विश्वास देखा, मुझे लगा कि आप मेरे करीब हो तो आपका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, पर मैंने जो कल देखा मुझे उसके बाद से ऐसा नहीं लगता। ये सुन अधिराज उसे देखते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो तुम?
ये सुनते ही आरू भी गुस्से में बोली, यही कहना चाहती हूँ कि बीवी के रहते हुए भी आपका मन आपका दिल किसी और के पास है, तो जो मुझसे प्यार करने का दावा रखने वाला मेरा देवल किसी और के ही प्यार में पड़ा हुआ है, वह भी इतना कि उसके सामने मुझे खुद को बीवी कहने में भी उसे शर्म आती है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सुन अधिराज उसे देख गहरी सांस लेते हुए वह आरू का हाथ पकड़ने को जाता है, पर आरू उसे एक कदम दूर हो जाती है। ये देख अधिराज को अच्छा नहीं लगता, पर वह उसे देख बोला, आरू मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था मेरी भी कुछ पास्ट है, अगर तुम्हें जानना है तो तुम मेरी पास्ट के बारे में मुझसे पूछ सकती हो, तब तुमने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया था, फिर अब वह विश्वास क्यों नहीं है। ये सुनते ही आरू अपने आंसुओं को अपने बाजू से पोंछते हुए बोली, प्यार, पास्ट, विश्वास की बात करते हो आप देवल, पर आज एक ऐसी लड़की के साथ जिसकी आंखों में आपके लिए बेइंतहा प्यार हो और आप उस लड़की के आंसू से इतनी ज्यादा हट हो जाते हो और उम्मीद करते हो कि मैं आप पर विश्वास करूं। अगर मैं आपसे विश्वास करती थी तो फिर इस बेस पर कि आपका पास्ट कभी मेरे प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं आएगा, फिर आपका पास्ट मेरे प्रेजेंट में क्यों है। ये सुन अधिराज आरू को देखते हुए बोला, आरू मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या नहीं, मैं सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मेरे लिए मेरी प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ तुम हो, मेरे लिए मेरी वाइफ तुम हो। ये कहता ही है तभी आरू बोली, अपने दिल से पूछकर देखिए क्या सच में इस दिल में ये जगह सिर्फ मेरे लिए है। ये सुन अधिराज चुप हो जाता है। आरू की आंखों में आंसू बह चले और वह उसे देख बोली, देवल मैंने आपको सिर्फ एक बार राज कहा था तो आपको मुझ पर इतना गुस्सा आया था, आपने कभी बर्दाश्त नहीं किया। मुझे समझ नहीं आया, पर वह लड़की बार बार आपको राज कहती है तो आपको गुस्सा नहीं आता क्यों देवल, क्यों। अधिराज आरू को ही देखे जा रहा था। आरू को इस तरह रोता देख अधिराज के भी दिल में एक दर्द सा होता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखता है तो आरू उसका हाथ झटक देती है। ये देख अधिराज उसे जबरदस्ती खुद की तरफ करता है और उसका चेहरा हाथों में पकड़ बोला, मेरे बीते हुए पल में क्या कुछ हुआ है आरू, उससे तुम पूरी तरह से अनजान हो और मैं तुम्हें अनजान ही रखना चाहता हूँ, और कुछ चीज ऐसी होती है जिसे हम चाहकर भी दिल से इतनी जल्दी नहीं हटा सकते हैं। ये बात तुम्हें भी समझ आएगी। यह सुन आरू बोली, मेरे दिल में सिर्फ आप है देवल, और कोई नहीं, और कोई दूजा नहीं। ये सुन अधिराज एक फीकी स्माइल के साथ कहता है, कहना आसान होता है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी जिंदगी हो, और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ये नाराजगी छोड़ दो। ये सुन आरू अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, ठीक है मैं सब छोड़ दूंगी, बस आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा। अधिराज उसकी तरफ देखता है तो आरू बोली, आपको उस लड़की से कभी न मिलने का और उसकी तरफ कभी ना देखने का एक वादा करना होगा। वह इतना ही कहती है कि अधिराज उसके कंधे से अपना हाथ हटा लेता है। यह महसूस होते ही आरू के दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। उतना तो वह अर्चना के लिए भी नहीं थी। अर्चना की आंखों में उसके प्रति प्यार तो था, पर अधिराज के अंदर उसके प्रति कोई ऐसा प्यार नहीं था। पर अधिराज की आंखों में रावी के लिए जो उसने देखा था वह उसे एक डर सताया जा रहा था। अधिराज के कदम पीछे लेते ही आरू 2 कदम दूर हो जाती है और अधिराज की आंखों में देख बोली, जिस दिन आप उसे दिल से निकाल लेंगे उस दिल में आरू आपकी रहेगी, वरना भूल जाएगा कि आपकी कोई बीवी भी है। ये सुन अधिराज के हाथों की मुठिया कस जाती है। वह अपने कदम पीछे ले लेता है और वह वहां से निकल डोर तक जाता है और अचानक रुक जाता है। रुककर वह आरू की तरफ मुड़ता है और आरू को देखते हुए बोला, मैं भी तुम्हें अब बिल्कुल भी कुछ नहीं समझना चाहता, क्योंकि तुम वह जिद्दी बच्ची हो जिसे समझाने का मतलब सब कुछ बेकार है, और मैं थोड़ा देर और यहाँ पर रुका तो शायद तुम पर जबरदस्ती हक जमाने पर तुम्हें हक कर सकता हूँ। इसलिए मैं जा रहा हूँ ताकि तुम्हें खुद एहसास हो कि क्या मैं तुम्हारे पास इस शादी की वजह से था या फिर प्यार की वजह से। पर हाँ, तुम्हारे एक बात का जवाब मैं जरूर दूंगा, रावी मेरे दिल से निकलेगी या नहीं निकलेगी ये तो समय बताएगा, पर तुम मेरी सांसों में बसी हो तो तुम चाह कर भी मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। ये सुन आरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस समय आरू की पीठ अधिराज की तरफ थी। तभी अधिराज बोला, और तुम्हें मेरी बातें अभी नहीं समझ आएगी, मैं तुम्हें अब इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं कराऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या किसी और से, पर किसी ऐसे इंसान को जो हद से ज्यादा आपके करीब हो। जब उसे दिल से उखाड़ फेंकने की बात होती है ना, तो वह इतना आसान नहीं होता जितना सामने वाला समझता है, और तुम्हें उस दिन एहसास होगा जब तुम सच में किसी ऐसे इंसान को अपने दिल से निकालने की कोशिश करोगी। ये बोल वह वहां से चला जाता है। आरू धम्मस से वही बिस्तर पर बैठ जाती है और उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। आंसू इतनी जो उसके अंदर के दिल के दर्द को बयान कर रहे थे। वह बिस्तर पर लेटकर अपने सर को बिस्तर में धंसाए रोने लगती है। वही अधिराज बाहर जा चुका था। अधिराज के जाते ही आरू का रोना और बढ़ जाता है और वह अपना सिर नीचे कर रोते हुए बोली, देवल मुझे आप पर भरोसा भी है और आपके प्यार पर भी, लेकिन आप क्यों नहीं समझते, एक लड़की एक पत्नी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उस लड़की की इतनी चिंता करे जो कभी उसके दिल के बेहद करीब थी। एक पत्नी कैसे ना डरे। ये बोलते हुए आरू उसे पल में खो जाती है। जब दिन में वह प्रीता के कमरे में गई थी, प्रीता आरू को अपने कमरे में देख मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, अंदर आ। आरू अंदर जाती है। आरू का चेहरा थोड़ा मायूस था। ये देख प्रीता नासमझी में देखी और बोली, तू इतनी मायूस, कुछ हुआ है क्या। ये कह वह उसके माथे को छूती है और उसके बिस्तर पर बैठ जाती है और प्रीता को खुद के पास बैठा उसके दोनों हाथों को पकड़ प्रीता को देखने लगती है। प्रीता आरू की आंखों में कुछ अनकहे से डर और एक दर्द दोनों देख रही थी। वह आरू की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुझे कोई बात है क्या। ये सुन आरू की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह उसे देख बोली, प्रीता तुझसे मैं जो भी पूछूंगी तू सच सच बताएगी ना। ये सुन प्रीता बोली, हाँ आरू मैं बताऊंगी, पर बात क्या है। ये सुन आरू उसके हाथ को अपने सिर पर रख लेती है कि देख प्रीता को भी डर सा लगने लगा। वह उसे देख बोली, क्या हुआ आरू, तू ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। देख अगर तूने ऐसा वैसा कुछ कहकर मुझे फालतू चीज पूछा ना तो मैं तुमसे कभी नहीं बात करूंगी। प्रीता को न जाने क्यों अजीब सा आरू की हरकतों पर डर लगा। आरू उसके हाथों को नीचे करते हुए बोली, देख मैं यहाँ पर और किसी से नहीं पूछ सकती, पर मुझे पता है तू मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी।
अब प्रीता को थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगता है और वह आरू को डांटते हुए बोली, तुझे जो भी पूछना है तुरंत पूछ, मुझे बातों में मत उलझा, मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है। ये सुनते ही आरू बोली, तूने उस लड़की रावी को तुमने भाभी क्यों कहा था? ये सुनते ही प्रीता चुप हो जाती है। प्रीता के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए आरू उसके हाथों को कसकर पकड़ बोली, प्रीता देख, मुझे सब कुछ जानना है। देख, मैं चाहूँ तो डेविल से पूछ सकती हूँ, पर न जाने क्यों मुझे उनके मुंह से ये सब सुनना, कहीं मुझे तोड़ ना दे तो बता। ये सुन प्रीता अपनी नजरें चुराने लगती है तो आरू उसे देख बोली, तुम नजर ऐसे नहीं चुरा सकती, मैंने तुझे अपनी कसम दी है, मुझे सब सच जानना है। ये सुनते ही प्रीता उसे देखकर एक गहरी सांस आरू के हाथों को पकड़ते हुए बोली, आरू तेरी और भाई की शादी हो गई है। रावी भाभी रावी दी, अब वह उनकी पास्ट है। ये सुन आरू उसका हाथ गुस्से में झटकते हुए बोली, तुम सब भाई बहन एक जैसे हो, मैं तुझे सिर्फ सच जानना था, अगर तुझे नहीं बताना तो बोल, मैं चली जाती हूँ। ये बोल वह उठकर जाने लगती है। तभी पीछे से प्रीता बोली, भाई रावी दी से बेइंतहा प्यार करते थे, या यूं कह लो भाई की पहली मोहब्बत। ये सुनते ही आरू के कदम रुक जाते हैं और पीछे मुड़ी तो उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। पहली मोहब्बत का नाम सुनते ही जैसे उसकी रही कसर भी टूट जाती है। तभी प्रीता बोली, आज से 7-8 साल पहले मैं जब छोटी थी उस समय मैं इन सब का मतलब नहीं जानती थी, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे उस बात का एहसास हुआ। ये बोलते हुए वह आरू के पास जाती है और हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए बोली, भाई और रावी दी की शादी होने वाली थी। ये सुनते ही आरू उसे देखने लगी तो रावी हमें सिर हिलाते हुए बोली, भाई रावी दी के लिए पूरे घरवालों से लड़े थे, यहाँ तक कि बड़ी माँ के भी खिलाफ गए थे, बड़ी माँ को भी उस शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। ये सुन आरू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी आरू को वह समझाते हुए बोली, पर वो सब बीत चुकी होती है। वह इतना ही कहती है कि आरू अपने आंसू पोंछते हुए उससे बोली, तो फिर उन लोगों की शादी क्यों नहीं हुई? ये सुनते ही प्रीता अपने सरना में हिला उसे देखते हुए बोली, मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई, क्योंकि यह बात सिर्फ या तो भाई जानते होंगे या तो घर वाले, हम में से किसी को नहीं पता। पर मुझे इतना पता है कि जब भाई और रावी दी लिविंग रिलेशनशिप में थे। वह इतना ही बोलते बोलते चुप हो जाती है, जो उसे नहीं बोलना चाहिए था उसने वह आरू के सामने बोल दिया था। अभी तो पहली मोहब्बत और होने वाले शादी से आरू का दिल टूटा था, पर लिविंग रिलेशनशिप ये नाम सुन आरू के जैसे कदम ही लड़खड़ा से जाते हैं। प्रीता कुछ बातों को संभालती, पर उससे पहले ही आरू बोली, लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे। अब प्रीता के पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था और वह बस हाँ में सिर हिलाती है। तभी आरू खुद को कंट्रोल कर बोली, वह कितने साल तक लिविंग रिलेशनशिप में थे? ये सुनते ही प्रीता थोड़ी अटकते हुए बोली, मुझे ज्यादा पता नहीं, पर काफी सालों तक रिलेशनशिप में थे। ये सुन आरू की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। तभी प्रीता बोली, उस बीच शायद रावी दी कहीं चली गई थी, वो कहाँ गई थी किसी को नहीं पता, पर उसके बाद अचानक हमारे घर में कुछ तो हुआ था, पर उस बीच हम सभी लोग को कुछ समय के लिए बोर्डिंग उसको भेजा गया था। ये सुन आरू को भी वह पल याद आता है जब कुछ समय के लिए आरू को भी सभी के साथ बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। आखिर क्यों भेजा गया था ये किसी को नहीं पता, पर यह राधिका के ऑर्डर थे, घर के सारे बच्चे को बोर्डिंग स्कूल भेजा गया था। आरू को प्रीता कुछ समझाती उससे पहले ही आरू उठकर वहां से जा चुकी थी। प्रीता की भी आंखें नम सी हो जाती है। आखिर कैसे कोई पत्नी बर्दाश्त करेगी, भले ही पास्ट हो, पर एक लड़की कभी यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पति किसी के साथ एक ऐसी रिलेशनशिप तथा जैसे एक पति पत्नी एक साथ रहते हैं। आरू यह वह सब सोचते हुए वह अपने आंसू बहाए जा रही थी। आरू ये सब सोचते हुए जा रही थी और आंखें बंद करती है तो उसे अधिराज और रावी का एक साथ उसे उसका चेहरा दिखता है। पहले तो उसे रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता था, पर जब से वह अधिराज के बेहद करीब गई थी उसे रिलेशन का मतलब अच्छे से समझ आया था और वह अधिराज को किसी और के साथ इमेजिन कर भी आरू घबरा सी जाती थी। ऐसे में उसी इंसान का फिर से अपने पति के साथ देखना जो उसकी कभी पहली मोहब्बत थी, जिसके लिए कभी अधिराज लड़ा हो, आखिर वह कैसे बर्दाश्त करती? शायद इसीलिए उसने सीधे सीधे अधिराज को रावी से दूर रहने को और भूलने को कहा, पर जब अधिराज ने यह बात बोली तो आरू को ऐसा फील हुआ जैसे अधिराज अभी भी रावी को चाहता है। ये सब सोच वह बस रोए जा रही थी। अब किस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो समय ही बताने वाला था, पर अधिराज को जाते हुए हाल में बैठी राधिका उसे देखे जा रही थी। अपने घर में चल रही यह सब देख आखिर वह कैसे इग्नोर कर सकती थी? राधिका अधिराज को रोकती नहीं है। वही विक्रम उसके पास आकर बैठ जाते हैं और राधिका को देखते हुए बोले, क्या सोच रही हो? ये सुनते ही राधिका बोली, अब सोचने की नहीं करने की बारी है। ये सुन विक्रम ना समझ में देखा तो राधिका बोली, बात हाथ से निकल चुकी है, मुझे वह करना ही होगा। ये सुन विक्रम जी बोले, पर क्या वह इस बात के लिए मानेगा? ये सुनते ही राधिका बोली, मानेगा नहीं तो उसे मानना पड़ेगा, बहुत एहसान है उस पर मेरे, और दूसरी बात मुझे अपने बच्चों की खुशी के लिए करना होगा। ये सुन विक्रम उसे देखते हैं तो राधिका बोली, मुझे अधिराज पर विश्वास है पर उस लड़की पर नहीं। जैसे आरू जिद्दी है वैसे ही जिद्दी रावी भी है। उसके एक आंसू और अधिराज उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप भी यह जानते हो कि वह रावी के लिए किस हद तक पागल था। ये सुन विक्रम जी गहरी सांस लेकर बोले, तो क्या अधिराज आरू के साथ जबरदस्ती रह रहा है? ये सुनते ही राधिका बोली, नहीं, वह आरू से बेइंतहा प्यार करता है, पर रावी अभी भी अधिराज को नहीं भूली है। इसके लिए मुझे वह कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कम रावी पीछे कदम नहीं खींचेगी वह अधिराज के करीब जाने की कोशिश जरूर करेगी। ये सुनते विक्रम उसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोले, मुझे तुम पर विश्वास है और मुझे पता है तुम जो भी करोगी इस घर के लिए बेहतर करोगी। एपिसोड 239 अधिराज का प्लान, आरू का दोनों को साथ देख टूटना, शिल्पा के इरादे। अब आगे नीचे हॉल में बैठी राधिका और विक्रम दोनों आपस में बात कर रहे थे। वही शिल्पा जो ये सब कुछ देख रही थी वह धीरे से अपने कमरे में जाती है और वह किसी को फोन लगाती है। उधर से फोन उठता है तो इधर से शिल्पा बोली, खेलो रावी। फोन के उधर से रावी बोली, ची आंटी बोलिए।
ये सुनते ही शिल्पा बोली, देखा मैंने कहा था ना कि अधिराज सिर्फ तुमसे प्यार करता है। आरू तो सिर्फ उसकी जबरदस्ती की शादी की देन है। इन दोनों के बीच काफी झगड़ा भी हुआ है और यहाँ तक कि अधिराज रात को ही घर से निकल भी गया। ये सुनते ही रावी जो बिस्तर पर लेटी थी उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता था कि राज मुझे कभी नहीं भूल सकता और वह मेरे खिलाफ किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं सुन सकता। ये सुनते ही शिल्पा बोली, बस तुम जल्द से जल्द उस लड़की को अधिराज की जबरदस्ती की शादी से अलग कर दो। ये सुन रावी फोन कट कर देती है और मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती थी राज, मुझे पता था कि तुम आज भी सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ये बोलते हुए वह मुस्कुराने लगती है। अधिराज जो गाड़ी तेज चलाते हुए एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोकता है। गाड़ी के रोकते ही वो उसमें से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वह अपने पेंट की जेब से सिगरेट निकाल उसे अपने मुंह में रखता है और सिगरेट के कश लेने लगता है। अगले ही पल पीछे से एक आवाज आई, क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम देवदास बन गए। ये सुनते ही अधिराज पीछे मुड़कर देखा तो पीछे प्रीतम खड़ा था। प्रीतम को देख अधिराज उसे गुस्से में देखा और आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का जड़ देता है। ये सब ऐसे होता है कि प्रीतम अपने मुंह पर हाथ रख चिल्लाते हुए बोला, पागल हो गया है क्या, मुझे मार क्यों रहा है। ये सुनते ही अधिराज अपने सिगरेट को फेंक उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोला, आज तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू आए हैं। तेरी वजह से वह रो और तड़प रही है। ये सुन प्रीतम अपने कॉलर छुड़ाते हुए बोला, मेरी गला छोड़, मेरा दम घुट रहा है। मैं मरा तो तुझे इंसाफ कौन दिलाएगा। ये सुनते ही अधिराज बोला, मन तो कर रहा है तुझे मैं जान से मार दूं। ये सुनते ही प्रीतम को गुस्से में धकेल देता है। प्रीतम खांसने लगता है और खांसते हुए बोला, एक तो तेरी मदद भी करो, ऊपर से तू मुझे ही मारे जा रहा है। ये सुनते ही अधिराज उसे गुस्से में देखते हुए बोला, मुझे तेरी बात माननी ही नहीं चाहिए थी। ये सुनते ही प्रीतम उसके जेब से सिगरेट निकाल उसे जला कर कश लेते हुए बोला, अगर बात नहीं मानता तो फिर उस इल्जाम से खुद को और राजावत परिवार से कैसे निकालता, जिससे तुम और हमारी फैमिली सालों पहले का दाग कैसे मिटता। भूल गया तेरा पिता तुझसे मुंह मोड़कर तुझसे कभी बात तक नहीं किया। तेरे दादाजी को जो तुझ पर गर्व था वह उस इल्जाम की वजह से उनका सर झुका। भूल गया कि आज भी तू जब मीडिया के सामने आता है तो मीडिया तेरे साथ बिजनेस की बातें नहीं, पहले तेरे पास्ट के बारे में बातें करती है। याद है जब तू पहली बार इंडिया में कदम रखा था तो तेरे ऊपर रेप और मर्डर, ये सारी चार्ज की बातें की जा रही थी। आज भी राजावत परिवार को कोई भी गलत काम होता है तो पहले कैटेगरी में राजावत परिवार को रखा जाता है। तूने कसम खाई थी कि तेरे परिवार पर जो दाग तेरी वजह से लगा है तू उसे मिटा कर रहेगा और उस समय तेरे पास वह सबूत और वह वजह नहीं थी कि तू ये कैसे करेगा, पर अब तेरे पास तो सब है। तुझे ये नाटक कंटिन्यू करना ही होगा। ये सुन अधिराज बोला, आरू को मेरे और रावी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये सुनते ही प्रीतम बोला, ये तो एक दिन होना ही था। अगर अब नहीं पता चलता तो रावी खुद अपने मुंह से आरू के सामने ये सब करती तो शायद उसे और ज्यादा तकलीफ देती। अधिराज उसके सिगरेट को पकड़ अपने मुंह में डालता है तो प्रीतम बोला, तुझे पता है रावी और आरू में सिमिलर के साथ साथ सिर्फ 2 अंतर है। अधिराज उसकी तरफ देखा तो प्रीतम बोला, दोनों ही तुझे प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आरू अपने साथ साथ सारे लोगों की खुशियां देखती है और खुशियां बिखेरती है, पर रावी सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अधिराज चुपचाप सिगरेट कश लेता रहता है। तभी प्रीतम आगे बोला, और सबसे बड़ा अंतर इन दोनों में यह है कि आरू जितनी माइंड से मजबूत है उतनी रावी नहीं है। आरू को चाहकर भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, पर रावी को मैनिपुलेट करना काफी आसान है और यदि हमारे इस प्लान के बीच में रावी को किसी ने भी अगर मैनिपुलेट किया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये सुन अधिराज कुछ नहीं बोला। ये बोलते हुए प्रीतम उसे पल में खो जाता है। जब उसने अधिराज से यह सारी बातें की थी तब अधिराज ने उसे सिर्फ इतना ही कहा था कि वह सच में चाहता है कि रावी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। प्रीता की सगाई वाले दिन वह रावी को आरू से पत्नी के रूप में मिलवाने वाला था, पर प्रीतम के कहने पर उसे सब कुछ अलग करना पड़ा जैसा कि उसे प्रीतम ने कहा था। नहीं, प्रीता की सगाई के बाद जब वह बाहर की तरफ निकला तो उसे कुछ आवाज आती है और वह जब उस तरफ जाता है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें छोटी हो जाती है, पर वह चुपचाप खड़ा सुन जा रहा था। सामने कोई और नहीं रावी और शिल्पा थी। रावी शिल्पा से बोली, क्या हुआ आंटी, आप मुझे ऐसे यहाँ पर क्यों लाई। रावी उस पर अपनी झूठी ममता दिखाते हुए बोली, रावी तुम जिंदा हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, तुम्हें नहीं पता तुम्हें ऐसे देखकर मैं कितनी खुश हूँ। ये सुन रावी भी मुस्कुरा देती है। तभी शिल्पा उदास होने का नाटक करते हुए बोली, पर रावी अधिराज की शादी तो उस लड़की से हो चुकी है, अब तुम क्या करोगी। ये सुन रावी बोली, मुझे पता है आंटी, उसकी शादी हो चुकी है और वह अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। शिल्पा हैरानी से बोली, क्या तुम अब उससे प्यार नहीं करती। मैंने तो जैसा तुम दोनों को देखा था मुझे उम्मीद नहीं थी रावी कि तुम ये बात कहूंगी। मैं अधिराज को खोना नहीं चाहती। नहीं, उसकी दोस्ती। यह सुन शिल्पा हैरानी का नाटक करते हुए बोली, दोस्ती। ये सुन रावी बोली, हाँ हमने फैसला किया है कि हम अपनी लाइफ में आगे सिर्फ एक दोस्त की तरह रहेंगे। ये सुनते ही शिल्पा को तो जैसे लगता है कि वह जो करने आई थी वह हो नहीं रहा है, तो वह अपनी अगली चाल चलते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो रावी, वह तुमसे दोस्ती। अधिराज कितना ज्यादा मतलबी इंसान है, तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुन रावी उसे घूरती है तो शिल्पा अपनी कही बात को बनाते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है कि रावी अधिराज पहले जैसा नहीं है जैसा तुम्हारे साथ था। अब वह बिल्कुल बदल चुका है, वह अपने मतलब का साथी है। और तुम्हें क्या लगता है कि अभिराज तुम्हें दोस्ती और क्यों लाया है। मैं पक्का कह सकती हूँ जरूर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा होगा। ये सब सुन प्रीतम के हाथों की तो मुट्ठियां कस जाती है। आखिर यह औरत सुधर क्यों नहीं सकती। तभी रावी बोली, आप कहना क्या चाहती है। ये सुनते ही शिल्पा बोली, देखो मुझे नहीं पता कि तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई, पर मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। अधिराज उस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करता, वह तो बस मजबूरी में उसके साथ रह रहा है। वह तो उसकी माँ ने उसे जबरदस्ती शादी करवाई थी। यह बोलते हुए वह अधिराज की शादी कैसे हुई, अधिराज को कैसे जबरदस्ती शादी करने की बात कही गई, यह सारी बातें वह रावी को बताती है।
रावी जो अब तक खुद को मुश्किल से मजबूत की थी, अब वह शिल्पा की बातों में आने लगी थी। तभी शिल्पा उसका हाथ पकड़ प्यार से बोली, तुम्हें नहीं पता, वह दोस्ती इसीलिए रखना चाहता है क्योंकि वह तुमसे दूर नहीं होना चाहता। वह तुमसे प्यार करता है। ये सुन रावी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसे देख बोली, पर मैंने देखा था कि वह अपने बीवी से बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही शिल्पा बोली, कुछ प्यार वार नहीं करता, और यदि वह तुमसे प्यार नहीं करता है तो फिर वह तुम्हें बांध कर क्यों रख रहा है? मैं सच बता रही हूँ, जरूर कुछ ऐसी बात है जो वह तुमसे करवाना चाहता है। रावी के दिमाग में ये सारी बातें अब चलने लगी थी। तभी शिल्पा अपना आगे का पास फेंकते हुए बोली, मुझे न जाने ऐसा क्यों लगता है कि कहीं वह तुम्हें इस केस के लिए तुम्हें तो करीब नहीं रख रहा है। ये सुनते ही जैसे कि रावी की आंखों में गुस्सा आ जाता है और वह बोली, अधिराज मुझे कभी भी उस केस के लिए यूज नहीं कर सकता, और अगर सच में ऐसा हुआ तो। शिल्पा की ये बात सुन रावी गुस्से में बोली, तो मैं गवाही ही नहीं दूंगी। शिल्पा यही तो चाहती थी, पर प्रीतम के चेहरे पर बल पड़ जाता है और वो तुरंत वहां से निकलता है। अब तक सब कुछ चल रहा था, अधिराज भी रावी को मना चुका था, पर यह बीच में शिल्पा रावी का ब्रेन वॉश कर चुकी थी। वही प्रीतम वहां से निकल अधिराज को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद ही उसकी नजर अधिराज पर पड़ी, जहां पर आरू नीरज के साथ हाथापाई कर रही थी। वह अधिराज का हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से खींचकर लेकर निकल जाता है। अधिराज उसे देख बोला, क्या हुआ, तू मुझे ऐसे खींचकर क्यों लाया है? तो प्रीतम बोला, देख अधिराज, मैं चाहता हूँ कि तू अभी भी रावी को ये फील करा कि तेरी उसके प्रति फीलिंग अभी खत्म नहीं हुई है। तू मुझे उसे एहसास दिला कि तुझे अभी भी उसकी चिंता है, तुझे अभी भी उसके आंसुओं से तकलीफ होता है। ये सुनते ही अधिराज तो जैसे गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह उसे चिल्ला कर बोला, तू पागल हो गया है, तुम मुझसे वह चीज करने को बोल रहा है जिससे फिर से रावी मुझे उम्मीद बांधे। ये सुनते ही प्रीतम बोला, देख मैं जो कह रहा हूँ कुछ सोच समझ कर कह रहा हूँ। ये सुनते ही अधिराज चिल्ला कर बोला, मुझे रावी का तो नहीं पता, पर तुझे पता है ऐसे करने पर आरू कैसे रिएक्ट करेगी। प्रीतम अधिराज को ना मानता देख बोला, तुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं भी कह रहा हूँ कुछ सोच समझ कह रहा हूँ। इस केस की वजह से मुझे कोई दूसरा केस नहीं मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बचाया जो सभी के लोगों की नज़र में अभी भी गुनहगार रहे हैं। इस केस से सिर्फ तू और तेरा परिवार नहीं निकलेगा, मैं आज़ाद होऊंगा। मैं भी एक आम केस भी लड़ सकता हूँ। उसकी यह बातें सुन अधिराज चुप हो जाता है। आखिर यह सच भी तो था। भले ही अधिराज को प्रीतम ने छुड़ा लिया था, पर लोगों की नज़र में अभी भी राजावत परिवार गुनहगार था। उसके बाद प्रीतम को कोई केस नहीं मिला, सिर्फ एक केस उसकी जिंदगी का बनकर रह गया था। प्रीतम खुद को कंट्रोल कर बोला, तुझे मैं जैसा कह रहा हूँ तू ये दोस्त के नाते नहीं लेकिन एक लॉयर के नाते बोल रहा हूँ और तुझे करना पड़ेगा। अधिराज कुछ नहीं बोला, उसे कन्वेंस देख प्रीतम बोला, तुझे ज्यादा कुछ नहीं, बस रावी को यह फील कराना है कि तू अभी भी उसके साथ है, चाहे तुझे ये काम आरू के सामने ही क्यों न करना पड़े। ये सुन अधिराज बोला, अगर उसे कुछ भी पता चला तो वह टूट जाएगी। ये सुनते ही प्रीतम बोला, अगर टूट जाएगी बिखर जाएगी तो उसे समेटना, तू उसका पति है, पर यदि इतने सालों की मेहनत हमारी अब जाकर अगर एक झटके में अगर खत्म होगी तो फिर से अपने परिवार को दुनिया के सामने बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। अधिराज कुछ नहीं बोला और जैसा प्रीतम ने उसे किया वैसा ही किया। प्रीतम भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग रावी को गुस्से में वहां से लेकर जाता है, जिससे रावी को सच में लगे कि अधिराज और आरू के रिश्ते के बीच की कड़वाहट बढ़ रही है। प्रीतम अपनी सोच से बाहर आता है और सिगरेट को अपने मुंह में लगा कश लेते हुए अधिराज से बोला, अब समय आ गया है उन लोगों को सजा दिलाने का जिन्होंने इतनी घटिया हरकत कर तुम्हारे फैमिली पर इतना बड़ा कलंक लगाया और तुझे तेरे परिवार से दूर किया। ये सुनते ही प्रीतम से सिगरेट ले कश लेते हुए बोला, क्या ये सब जरूरी था? ये सुन प्रीतम बोला, रावी एक ऐसी सख्त मिट्टी है कि वह तेरी बात इतनी आसानी से नहीं मानती। जब तक उसे लगेगा कि तू अभी भी उसके प्रति अटैच है, वह तभी तेरे साथ देगी, नहीं तो अगर वह किसी और से मैन्युपुलेट हुई और एक पल के लिए भी उसका माइंड डाइवर्ट हुआ तो हमारे सारे किए पर पानी फिर जाएगा। ये सुन अधिराज कुछ नहीं कहता और अपना फोन निकाल अपने कमरे की वीडियो को खोल कर देखता है, जहां आरू पूरी तरह से सिकुड़कर सोई हुई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं को निशान देख अधिराज फोन बंद कर आंख बंद कर लेता है। प्रीतम उसके कंधे पर रख देता है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में रावी को भी अधिराज और आरू की बेरुखी का एहसास हो चला था। कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि अधिराज और आरू के बीच में मनमुटाव है, क्योंकि वह आज भी अधिराज से प्यार करना नहीं छोड़ पाई थी। वह अधिराज को कॉल कर मिलने को बुलाती है। अधिराज जो ऑफिस में बैठा था रावी को कॉल देख उसे स्पीकर पर रखता है। रावी बेहद खुशी के साथ बोली, अधिराज क्या तुम फ्री हो? ये सुनते ही अधिराज अपने सामने बैठा प्रीतम और वैभव को देखा है और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ। ये सुनते ही रावी बोली, क्यों ना, हम आज शॉपिंग मॉल पर चलते हैं। ये सुनते ही अधिराज बोला, ओके। अधिराज गहरी सांस लेता है और एक बार प्रीतम और वैभव को देख उठकर खड़ा होकर बाहर निकल जाता है। वही रावी शॉपिंग मॉल के बाहर अधिराज का इंतजार कर रही थी। अधिराज की गाड़ी वहां पर पहुंचती है तो रावी उसे देख दौड़कर उसके पास जाकर गले लगने होती है, पर अधिराज थोड़ा पीछे हो जाता है। ये देख रावी खुद को रोक लेती है और उसका हाथ पकड़ बोली, चलो ना राज, हम शॉपिंग करने चलते हैं, कितने समय बाद हमें यह मौका मिला है। दोनों ही शॉपिंग मॉल के अंदर ले जाती है। इत्तेफाक कहो या कुछ और, इस शॉपिंग मॉल के अंदर आरू भी प्रियांशु बरखा के साथ शॉपिंग मॉल आई हुई थी। आरू से मिलने आई बरखा जब उसका मूड ऑफ देखी तो उसे शॉपिंग पर चलने को बोलता है। आरू मना करती है, पर प्रियांशु और बरखा उसे जबरदस्ती यहाँ पर लाते हैं। वह सभी कपड़े को सेलेक्ट कर रहे थे, तभी अचानक आरू की नजर अधिराज पर पड़ी। अधिराज को देखते ही वह उसे देखने लगती है। पिछले 2 दिन से वह अधिराज से नहीं मिली थी और ना ही देखी थी। वह ना चाहते हुए भी उस तरफ कदम बढ़ाती है, पर अगले ही पल उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसके सामने रावी थी जो कपड़ों को सेलेक्ट कर अधिराज को दिखाते हुए उसे खुद पर लगा बोली, राज देखो ना ये ड्रेस मुझ पर कैसी लग रही है। ये सुनते ही अधिराज जो मोबाइल में देख रहा था वह बोला, ठीक है तुम ले लो।
ये सुनते ही रावी हंसते भी बोली, तुम अभी भी नहीं बदले, कपड़े के मामले में एकदम बोरिंग हो। ये कह वह कपड़े सेलेक्ट करने लगती है। वही अधिराज जैसे ही अपने मोबाइल से नजरे मिरर की तरफ देखा, वैसे ही उसकी नजर आरू पर पड़ती है, जिसकी आंखों में आंसू भरी थी। ये देख अधिराज के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वह जैसे ही मुड़ता है, आरू अपनी नजरें घुमा लेती है और वह बरखा के साथ आगे बढ़ जाती है। तभी रावी उसके पास आते हुए बोली, राज तुम कहाँ देख रहे हो, मैं तुम्हें कब से इधर बुला रही हूँ। अधिराज कुछ नहीं बोलता और रावी के साथ कपड़े देखने लगता है, पर उसकी नजर बार बार आरू को ही खोजे जा रही थी। कुछ देर बाद दोनों ही वहां से निकलते हैं। रावी अधिराज को डिनर पर चलने को बोलता है, तो अधिराज हामी भरता है। दोनों ही डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहां पर डिनर करते हुए रावी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी अधिराज बोला, रानी मैं अपना केस रीओपन कर रहा हूँ। ये सुनते ही रावी उसे देखने लगी, तो अधिराज बोला, तुम इसमें मेरा साथ तो दोगी ना। ये सुनते ही रावी अधिराज को देखते हुए बोली, ये भी कोई पूछने की बात है, जरूर साथ दूंगी। अधिराज कुछ नहीं बोलता और मुस्कुराकर खाने लगता है। वही रावी उसे एकटक देखे जा रही थी, जिसे अधिराज बखूबी समझ रहा था। 2 दिन बाद रायचंद हाउस में बैठा हर्षवर्धन अपनी षड्यंत्र को बुन रहा था, पर शायद उसने षड्यंत्र बुनने में भी समय लगा दिया था। उसके डोर पर बेल बजी तो एक नौकर डोर खोला। तभी हर्षवर्धन देखा कई गाड़ियां बाहर रुकी। जैसे ही अंदर इतने सारे पुलिस ऑफिसर को आते देखा, उसे समझ नहीं आया कि यह सब आखिर हो क्या रहा है। वह चिल्लाकर बोला, क्या हुआ तुम लोग, मेरे घर पर तुम सभी की आने की हिम्मत कैसे हुई। सामने से आता हुआ वरुण बोला, अब क्या करें मिस्टर हर्षवर्धन, आपने पाप ही ऐसे किए हैं जो एक एक कर हमारे सामने आते जा रहे हैं, जिसके लिए हमें आपके सामने आना पड़ता है। एपिसोड 240, खून के आंसू रुलाऊंगा ताकि तू तड़प तड़प कर मरे। अब आगे। वरुण की यह बात सुन हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोला, एसीपी अपनी औकात में रह। ये सुनते ही वरुण आगे आते हुए एक वारंट पेपर दिखाते हुए बोला, अपनी औकात में ही हूँ, तभी तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये कह वह वारंट दिखाता है। हर्षवर्धन जैसे ही वारंट देखा, गुस्से में तिल मिलाते हुए बोला, ये सब क्या है। ये सुन वरुण बोला, तुम्हारे ससुराल जाने का टिकट है। हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोला, तुम 2 कौड़ी की पुलिस ऑफिसर। वह इतना ही कहता है कि वरुण गुस्से में उसके गाल पर एक जोर से तमाचा मारता है। ये होते ही हर्षवर्धन हैरानी से उसे देखने लगता है। तभी ऊपर से राहुल चिल्लाते हुए बोला, ए पुलिस ऑफिसर, खुद को समझता क्या है, तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे चाचा को मारने की। यह बोलाता है। तभी वरुण उसे उंगली दिखाते हुए बोला, जब 2 बड़े आपस में बात करते हैं तो छोटे को बीच में नहीं पड़ते क्या। ये कहावत तेरे माँ बाप ने नहीं सुनाई। राहुल तिलमिलाकर रह जाता है। तभी हर्षवर्धन गुस्से में आगे बढ़ता, सारे पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं। वरुण हथकड़ी दिखाते हुए बोला, तुम्हें अभी तुरंत इमीडिएटली अरेस्ट किया जाता है। ये सुन हर्षवर्धन बोला, आखिर मेरा जुर्म क्या है, किस जुर्म में तू मुझे अरेस्ट कर रहे हो। ये सुनते ही वरुण गुस्से में बोला, जुर्म तुम्हारा एक हो तब तो गिनाओ, अपना जुर्म कोर्ट में सुनना। ये बोल उसे हथकड़ी पहना खींच कर ले जाता है। देखते ही देखते मीडिया से लेकर चारों तरफ ये बात सुर्खियों की तरफ फैल जाती है। वही ऑफिस में बैठा अधिराज जब ये सब देख रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वही वैभव अधिराज को देखते हुए बोला, आगे क्या करना है। ये सुनते ही अधिराज बोला, आगे क्या करना है ये काम प्रीतम संभाल लेगा। ये सुन प्रीतम हाँ में सिर हिलाता है। चारों तरफ न्यूज फैल चुकी थी, ड्रग्स, स्मगलिंग, लड़कियों की हेरा फेरी, फिरौती के जुर्म में हर्षवर्धन को अरेस्ट किया जाता है। चारों तरफ रिपोर्टर की पूछताछ चल रही थी। अभी तक ये खबर मीडिया में नहीं आई थी कि आखिर किसने हर्षवर्धन पर यह अटेम्प्ट किया है। वही फिर से माइक गजेंद्र की तरफ उठती है। कहने को हर्षवर्धन एक एमएलए था, लेकिन सबसे ज्यादा पावर तो उसके बड़े भाई गजेंद्र के हाथों में था। फिर से हर्षवर्धन को अरेस्ट करना उसे एक झटका सा लगता है। एक रिपोर्टर सामने गजेंद्र रायचंद के घर पर उनके सामने माइक करते हुए बोली, मिस्टर गजेंद्र रायचंद, क्या आपको पता था कि एमएलए कुर्सी के पीछे छुपा आपका ये भाई न जाने कौन कौन से धंधे कर देश के नवयुवकों को काली दुनिया में ले जा रहा था। इस बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं। गजेंद्र रायचंद जो ये सब देख वह खुद हैरान था और मीडिया ने उटपटांग सवालों का भला क्या जवाब देता। उसे कोई जवाब न देते देख सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर बॉडीगार्ड उसे घेर कर वहां से निकाल देता है। वही गजेंद्र हर्षवर्धन से मिलने के लिए थाने पर भी जाता है, पर उससे मिलने की परमिशन नहीं दी जाती क्योंकि यह बहुत गहन आरोप था। वहीं अब तक राजावत हाउस में ये सभी को पता चल चुका था। जैसे ही यह सब राधिका के कानों में पड़ती है और धीरेन्द्र विक्रम के कानों में, तो जैसे उनके अंदर एक सुकून सा छा जाता है। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हर्षवर्धन खुद को जेल में बंद देखकर और सामने पुलिस वालों को हंसते देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह सभी उस पर हंस रहे हैं। पुलिस को कंट्रोल में करने वाला हर्षवर्धन आज खुद को एक छोटा इंसान समझ रहा था। पहले एमएलए की कुर्सी से हटना और फिर अचानक ये सब कुछ उसके हाथों का पकड़ जेल की सलाखों पर कस जाती है और वह खुद से बोलता है, तू मुझे किसी भी कैद में कर ले, पर देख तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अधिराज तुझे तो मैं वो खून के आंसू रुलाऊंगी, तू तड़प तड़प कर मरेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें बेहद लाल थी। वही रावी को भी जब इन सब की खबर पड़ती है तो उसके जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। आखिर 1 महीने तक उसको कैद में कर उसे कैसे टॉर्चर किया गया था ये तो सिर्फ वही जानती थी। रावी का मूड ठीक करने के लिए वह उसका फेवरेट खाना बना उसे खिलाने को होता है, पर रावी मना कर देती है। रावी को वो अकेला छोड़ना ही वह उचित समझता है। वरुण ने भी ठान लिया था कि वह गुनहगार को सजा दिलाकर ही रहेगा। आखिर अपनी बहन के साथ के लिए ही तो उसने इतनी मेहनत कर इस मुकाम पर पहुंचा था। वही आरू इस समय ग्रेवाल हाउस में थी। उसका मन बिल्कुल वहां नहीं लग रहा था, तो वह दादी से पूछकर घर पर आई थी। रचना उसका मूड इतना ज्यादा उदास देख उसने बहुत पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख अमन जी उसे शांत होने को कहते हैं। कुछ देर बाद दूध का गिलास ले रचना आरू के कमरे में जाती है तो आरू चुपचाप बालकनी में खड़ी दूर खड़ी उस बिल्डिंग की रोशनी को देख रही थी जो बिल्डिंग उसका घर था। आरू को पीछे से रचना आवाज देती है तो आरू अपने आंखों में आए नमी को
पहुंचकर पीछे मुड़ती तो रचना को देख मुस्कुरा देती है। खुद के आंसू को तो छुपा चुकी थी पर एक माँ की आंखों से वह दर्द को नहीं छुपा सकी। पर रचना इतना जानती थी कि आरू अपने दर्द को बयां नहीं करेगी। ये सब सोचते हुए वह कुछ न पूछना ही बेहतर समझता है और उसे उसका मिल्क शेक देते हुए बोली, ये लो तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट मिल्क शेक। ये देख आरू बोली, माँ मेरा मूड नहीं है। ये सुनते ही रचना बोली, तुमने खाना भी नहीं खाया, अब तुम ये भी नहीं पीना चाहती, ऐसे तो तुम बिल्कुल पतली हो जाओगी। वैसे ही सभी लोग बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को कुछ खिलाती नहीं हूँ। ये सुन आरू मुस्कुराते हुए बोली, माँ आप रख दो, मैं पी लूंगी। ये सुन रचना दूध को वहीं पर रख देती है और आरू का चेहरा अपने हाथों में रख बोली, तुम्हें पता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी नई आरू को देख रही हूँ। ये सुन आरू रचना को देखते हुए बोली, माँ मैं आपकी वही पुरानी वाली आरू हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सुबह मेरे लिए मेरा पसंदीदा आपको खाना भी बनाना है। ये सुन रचना प्यार से उसके माथे को चूम उसके चेहरे को पकड़ बोली, कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ, कोई भी बात होगी तो अपनी माँ से कहने में कभी मत हिचकना। कोई साथ दे या ना दे, तेरी यह माँ तेरी हर पल साथ रहेगी, क्योंकि मुझे पता है मेरी आस कभी भी गलत नहीं होती। आरू अपने माँ के गले लग जाती है, आंखों से आंसू गिर जाता है, फिर भी खुद को संभाल लेती है। रचना चली जाती है तो आरू अपने फोन को खोलती है। फोन खोलते ही वह अपने हनीमून की पिक्चर को खोलती है जिसमें वह अधिराज के काफी क्लोज फोटो थी। वह उन फोटोज को देख मुस्कुराती है पर आंखों से आंसू गिर जाते हैं। फोन रख वह अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है। बरखा कमरे में आती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखती है तो आरू अपने आंसू भरी आंखें खोलती है। बरखा उसे अपने पास बुलाती है तो वह जाकर बरखा के हाथ पर सर रख कसकर पकड़ किसी बच्चे की तरफ लिपट जाती है। बरखा उससे कुछ नहीं पूछती और बस उसके सर को प्यार से सहलाती रहती है। बीते आधी रात को एक परछाई आरू के कमरे में आती है और के रूम की लाइट जो हमेशा जली थी, और काफी देर तक ऐसे ही आरू को निहार कर वह वापस चला जाता है। वही रात के अंधेरे में दूसरी तरफ दीक्षित हाउस में विराट के कमरे में इधर उधर नजर घुमाते हुए स्वरा अंदर जाती है। विराट जो अभी बाहर टहलने गया था उसी का फायदा उठा स्वरा अंदर जाती है। कुछ दिनों में ही वह विराट की काफी ज्यादा क्लाजी होने की कोशिश की थी, जिसे विराट के बहुत कुछ के बारे में पता कर पाई थी। जैसे ही विराट को बाहर जाते देखी वह उसके कमरे में आती है और इधर उधर कुछ खोजते हुए वह उसके अलमारी को खोलती है। अलमारी के खुलते ही और कपड़ों के नीचे इधर उधर कुछ देखती है। उसकी नजर उसके बॉक्स पर जाती है जो कि लाकर था, तो ये देख कि वह इलेक्ट्रिक है जो सिर्फ 3 ही पासवर्ड मांगेगा, वरना वह लॉक होकर 24 घंटे बाद ही खुलेगा। ये सोचते हुए उसने पहले कोड डालती है जो सीधे इरा बताता है। वह सोचने लगती है कि वह दूसरा कोड क्या डाले। दूसरा कोड विराट के बर्थडे का डालती है पर वह भी एरा बता देता है। अब तीसरा ऑप्शन था। स्वरा कुछ सोचने लगती है। कुछ सोचते हुए न जाने क्यों वह अपने नाम का पासवर्ड डालती है। उसके डालते ही वह खुल जाता है। स्वरा हैरानी से सब कुछ देखने लगती है। अगले पल वह लाकर खोल उसके रखे कुछ फाइलों को देखने लगती है। फाइलों को उलटते हुए उसकी नजर एक फाइल पर जाती है। ये देखते ही उसकी आंखें चमक जाती है और वह जल्दी जल्दी उसे फाइल से फोटोज खींचकर किसी को सेंड कर लॉकर को बंद करती है और अलमारी को जैसे ही बंद कर पीछे घूमती है। पीछे विराट को खड़ा देखा वह सकपका जाती है। विराट उसे ही देखते हुए घुरे जा रहा था। स्वरा के चेहरे पर पसीना आ चुका था। वह हकलाते हुए बोली, वह इतना ही रहती है। तभी विराट बोला, तुम मेरी अलमारी क्यों खोल रही थी? ये बोल वह अपनी अलमारी खोलता है तो सब ठीक था। ये देख स्वरा एक गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं बस तुम्हारे कपड़े अरेंज कर चेक करने आई थी कि तुम कपड़े तो ठीक से रखते हो ना। स्वरा की ऐसी जवाब सुन विराट उसे देखने लगा। वही स्वरा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे बेतुके जवाब दे रही है। तभी स्वरा उसे देख बोली, ओके मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ये बोल वह जाने लगती है। तभी पीछे से विराट उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? यह सुन स्वरा कुछ समझ पाती उससे पहले ही विराट डोर लॉक कर देता है। ये होते ही स्वरा घबराते हुए बोली, यह क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विराट बोला, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ये सुन स्वरा गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ज्यादा भोला बने का नाटक मत करो। ये बोल जाने लगती है। उससे पहले ही विराट उसे अपनी गोद में उठा लेता है और स्वरा तेजी से चिल्लाती। तभी विराट बोला, एकदम चुप, नहीं तो बड़ी माँ यही कहेगी कि घर की बहू घर के बेटे के कमरे में क्या कर रही है। फिर जवाब देते फिर ना। ये सुन स्वरा उसे देख गुस्से में देखती रह जाती है। विराट स्वरा को अपने बिस्तर पर ले जाता है। ये सब देख स्वरा की आंखें बड़ी हो जाती है पर अगले ही पल विराट लाइट्स डीम कर उसे कमर से पकड़ खुद की करीब कर लेता है। ये होते ही स्वरा बोली, यह क्या बेहूदगी है? पर विराट अगले ही पल झुक के उसके सीने पर कर रख देता है। स्वरा उसे उठाने की नाकाम कोशिश करती है पर वह कर नहीं पाती। कुछ देर में उसे विराट की गर्म सांस महसूस होती है। विराट के सोने से उसका शरीर उसे अपने ऊपर भारी सा महसूस होने लगता है। भी स्वरा की नजर सोते हुए विराट के चेहरे पर पड़े तो वो उसे देखने लगती है। अगले पर वह अपने हाथ बढ़ा उसके चेहरे पर हाथ रखती है तो विराट के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये देखकर अपने हाथ खींच लेती है। ना चाहते हुए भी उसे विराट के साथ सोना पड़ता है। धन्यवाद। टू बी कंटिन्यूड।